नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। केंद्रीय बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि राज्य के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस पर जानकारी देते हुए राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि राज्य का बजट जन कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित होगा। हमने बजट के लिए सभी वर्गों से सुझाव लिए हैं। एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं, और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं। और अब ये बजट, हमारा केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हमारे बजट के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं जो भी नई स्कीम केंद्र से जो लॉन्च की जाती है उसका भी हमें प्रावधान करने का एक टाइम मिलता है। तो उसके लिए भी हम सारे चीज़ों को देखते हुए ये बजट हम लोग पेश करेंगे, और हमारा मकसद भी है कि पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों के सर्वांगीण हित के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम ये बजट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसे लेकर संगठन के अध्यक्ष ने देहरादून में पीसी की। उन्होंने कहा कि साल 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। वहीं प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2014 के तहत सभी योग्यताओं को पूरा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी टेट नहीं होने के कारण शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं की गई। इस प्रदेश के जो वर्ष 2001 में जो शिक्षा मित्र रखे गए, उनका सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2015 में समायोजन हुआ। ऐसे शिक्षक जो सभी शिक्षक बनने की सेवा नियमावली की शर्तों को पूरा करते थे, जो शिक्षक बनने के पूर्ण पात्र थे, ऐसे लोगों का समायोजन हुआ है। परंतु उस समय कुछ लोगों की टीईटी पास नहीं थी। टीईटी पास न होने के कारण एक औपबंधिक शब्द उसमें जोड़ा गया कि औपबंधिक नियुक्ति आपको दी जाती है। परंतु हमारी मांग है कि जिन शिक्षक साथियों ने टीईटी उत्तीर्ण कर ली है, उन लोगों का वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सरकार के द्वारा वर्ष 2015 से 16 और 16 से 17 2 वर्ष के वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि हमको 2 वर्ष के वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार जल्द ही उड़ान योजना के अंतर्गत 5 नई हेली सेवाओं का संचालन करने की तैयारी कर रही है। वहीं दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी और हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए कंपनी का चयन हो चुका है। जल्द ही इसका किराया भी निर्धारित कर लिया जाएगा। इसी महीने इनका संचालन शुरू होगा। हर्ष का विषय जिस प्रकार से केंद्र में भी इसमें बजट में स्वीकृति हमें मिली है, और उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पे कवायद शुरू करी है। इसको देखकर हमारे उत्तराखंड में, जहां पे आर्थिकी के तौर पर हमारा उत्तराखंड और ज्यादा मजबूत होगा, उसी तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड में चारों धाम है, चारों धाम यहाँ बसते हैं, तो यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी होने से
चारों धाम में भी हमें काफी अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा और यहाँ पे आने जाने में भी लोगों को आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से जो हमारे ये 5 जिले इसमें जुड़ रहे हैं एयर कनेक्टिविटी में, वो बहुत ही काबिले तारीफ फैसला लिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। उसमें बागेश्वर, श्रीनगर, नैनीताल, पौड़ी, ये सब जिले इसमें शामिल है। और ये एयर कनेक्टिविटी आर्थिकी के तौर के साथ साथ हमारे जो यात्रा रहेगी उसमें भी काफी अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। इसमें लोगों को इमरजेंसी में भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को अगर सही समावेश किया जाए तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और पूरा उत्तराखंड प्रदेश इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व एमएलए कुंवर प्रणब चैंपियन के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत लगातार इसे उलझे हुए विवाद को सुलझाने में लगे हैं। इस कड़ी में राकेश टिकैत ने कुंवर प्रणब चैंपियन की पत्नी से मुलाकात भी की और साथ ही विधायक उमेश कुमार से मामले को लेकर भी बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। वहाँ पर रानी देवयानी से मिले और भाई साहब से भी आपने मुलाकात की है। क्या दोनों का बातचीत करने की कोशिश, पैचअप कराने की कोशिश है? बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे। चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आई विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा। सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भाई समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे या आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो, जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। देखिए, टिकैत जी हमारे सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई दो बिरादरियों के बीच में हो गई थी, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं, क्योंकि सबके मान सम्मान की बात जब बन जाती है तो वो फिर फैसले बिना बिरादरियों के बिठाए नहीं होते हैं। तो आज गुज्जर समाज के लोग भी आए हैं चौधरी साहब के साथ और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सर्व समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के। अब ये तय हुआ है कि 10 लोग हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी से तय होंगे और बाकी 10 लोग 50 लोग जो भी दूसरी तरफ से तय होंगे। उसके बाद सर्व समाज के लोग जिन लोगों को तय करेंगे, जो चौधरी साहब आए हैं उनके साथ जो लोग हैं, ये सब लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा प्रणव जी ने कि उमेश कुमार की जिम्मेदारी कौन लेगा। उमेश कुमार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने कहा मैं लूँगा और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी भी सर्व समाज लेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई बात हो तो दोनों बिरादरी के मुअज्जिज़ लोगों को बुलाकर एक मंच पर एक जगह बैठाया जाए और उसके बाद सर्व समाज के लोग उनके साथ बात करें और वार्तालाप तय करके करें। जो उस पंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जनपदों में अप्रैल महीने तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए देहरादून में आयुष्मान योजना पर वृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में अभी तक 80% से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। हरिद्वार में नेशनल गेम्स के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में यूपी और महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने बाजी मारी। रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में आयोजित हुए फाइनल मैच में यूपी की टीम ने
57-43 से चंडीगढ़ की टीम को हराया। वहीं महिला वर्ग की हिमाचल राज्य की टीम ने 27-22 से हरियाणा की टीम को शिकस्त दी। मेरी टीम ने और कोचेज ने तो आज वो काम आई है, सफल हुई है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ी खुशी है नेशनल गेम में गोल्ड जीतना। और मैं इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि कोई परेशानी नहीं है, मैं अगर कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, मैं जवाब दूंगा। कोचेज इतना अच्छा टीम को मैनेज कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सभी टीम ने प्रूव करके दिखाया है। और मैं अपने कोचेज को, टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, सबसे बड़ा अपनी यूपी सरकार को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। योगी सरकार हमारी, जो खुद मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और जॉब बोली है, तो वो सभी बच्चों के दिमाग में है। तो आज गोल्ड मेडल लेके घर जाएंगे, सभी खुश हैं। मैं अपनी जीत का श्रेय अपने फेडरेशन एसोसिएशन के मेंबर्स जितने भी हैं सभी को, और कोचेज़ को, पेरेंट्स को और अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि हम सबकी मेहनत है तभी हम गोल्ड लेकर जा रहे हैं यहाँ से। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और कोचेज़ के जो प्लानिंग करा हुआ था टीम के लिए, सबने अपना 100% दिया और टीम इतना अच्छा खेली जितना सोचा भी नहीं था। मतलब कि होता है ना, कई बार मिस्टेक हो जाती है, बट इस बार टीम ने कोई भी मिस्टेक नहीं करी और हम 5 पॉइंट से जीत गए। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारा ये 3rd नेशनल गेम्स है जिसमें हम गोल्ड लेके जा रहे हैं। कंटिन्यू 3rd मतलब विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाए हैं, इस चीज़ की भी बहुत खुशी है। और आगे भी सीनियर नेशनल होने जा रहा है मार्च में, तो उसके लिए हम इसी तरह मेहनत करेंगे आगे और वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लेके ही जाएँ। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में धर्माचार्यों ने कपाट खुलने की तिथि को तय किया। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होते ही प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अव्यवस्था पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी दसौनी ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार ने सही तरीके से इंतजाम नहीं किए। प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए सही नहीं है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, बड़े गौरव की बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ की जो सरकार है व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रही है। किस प्रकार से अव्यवस्था अल्मोड़ा के अंदर देखी गई है, किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था देखी गई है, ये जग जाहिर है। इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। पूरे देश और दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। वहाँ पे किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर लोग आए, मंचों में लोग चढ़ गए और बाहर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब सरकार को मालूम है इतनी भीड़ आ रही है तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। सैकड़ों लोग अपने स्टेडियम के बाहर जमे रहे, उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। कई खिलाड़ी बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार को मालूम था कि यहाँ पे खेल की प्रतियोगिता उत्तराखंड के अंदर हो रही है तो सरकार को इससे पहले सबक लेना चाहिए था और पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। उससे जग हंसी नहीं होती सरकार की। इसलिए सरकार का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से फेल है और सरकार व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जोरों से तैयारियां जारी हैं। इस कड़ी में जिला अधिकारी ने हर्षिल क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं का भी निरीक्षण किया। खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर शैलजा पांडे और उनकी टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में पल्स एनीमिया महाअभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य और हीमोग्लोबिन की निशुल्क जांच की गई।
और आज हमने जो है पल्स एनीमिया महाअभियान के अंतर्गत जो है यहाँ गौटिया में खटीमा में कैंप किया था, जिसमें गर्भवती महिलाओं का जो है एनीमिया की जांच की गई, हीमोग्लोबिन जांच की गई, जिसमें जो महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया उनको सरकारी अस्पताल खटीमा जो है रेफर किया गया। हमारे साथ जो है हमारी आशा कार्यकर्ती जी, गीता जी, हिना जी और देवकी जी ये लोग उपस्थित रहे, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका भी उपस्थित रहे, और निर्मला धामी जी हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो है गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जिसमें कम हीमोग्लोबिन जिनका पाया गया उनको खाने पीने की जो है उसमें बताया गया कि आपको आयरन डाइट अच्छे से लेनी है, खाना पीना, साफ सफाई। खटीमा में जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, जहां अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी का स्वागत किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। जी महान जनता को और सभी वर्ग की, मतलब मैं तो आज इतना अभिभूत हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का खटीमा को बनाने का सपना रहा है, उस सपने को हम सब लोगों ने मिलजुल के पूरा किया है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी सहयोग रहा है और आगे भी हमारे इस खटीमा नगर पालिका के लिए उनका सहयोग हमको मिलता रहेगा और खटीमा का अनवरत विकास होगा। इस बात की हम लोग सब लोग को बहुत अच्छी एक सोच के साथ हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, और इसमें सभी वर्गों का हमको सहयोग भी मिला। और आज आप देख भी रहे होंगे कि इतना मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे उसमें खड़े हैं साथ में, तो एक कारण है कि वो चाहते हैं खटीमा का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो ये एक अच्छी सोच है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है इस खटीमा से के बारे में जो सोचते हैं उसको हम लोग सब मिलजुल कर पूरा करेंगे। मसूरी में प्राइवेट कंपनी की ओर से गोल्फ कार्ट संचालन किए जाने का रिक्शा चालकों ने विरोध किया है। बता दें कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने रिक्शा चालकों को समर्थन दिया और कहा कि किसी भी हाल में रिक्शा चालकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी विस्थापन को लेकर, जिसमें एडीएम साहब और एसडीएम महोदया द्वारा कई बैठकें हुई। उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया, निश्चित करा गया कि जो 121 रिक्शा चालक हैं मसूरी के, इनकी विस्थापना की एक पॉलिसी बनेगी। उस विस्थापना की पॉलिसी के अंतर्गत कुछ रिक्शा चालकों को दुकानें दी जाएंगी, कुछ रिक्शा चालकों को एक धनराशि दी जाएगी, कुछ रिक्शा चालकों को पार्किंग में एडजस्ट किया जाएगा और कुछ रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के माध्यम से एडजस्ट करते हुए रिक्शाओं की गिनती कम करी जाएगी और गोल्फ कार्ट का जो पूरा का पूरा प्रचलन है पूरी माल रोड पर, कैमल बैग रोड पर, लंडौर तक चलाया जाएगा। ऐसी बात मीटिंग में हुई थी, लेकिन आज बहुत ही दुखद घटना हुई। रिक्शा चालकों ने, मेरे मजदूर भाइयों ने मुझे बुलाया और ये बोला कि एक बाहर की कंपनी के साथ नगर पालिका द्वारा अनुबंध कर दिया गया है, और ये नगर पालिका द्वारा अनुबंध तब करा गया जब बोर्ड अस्तित्व में नहीं थी। आज बोर्ड अस्तित्व में है, लेकिन ये अनुबंध जो हुआ ये जिला प्रशासन द्वारा करा गया, जब उन लोगों द्वारा प्रशासक के रूप में नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा था। और बहुत ही खेद का विषय है कि बाहर की कंपनी आकर मसूरी में इन रिक्शा चालकों, इन मजदूरों के हक पर चलकर इनको परेशान कर रही है और गोल्फ कार्ट स्वयं रूप से चला रही है। 20% कमीशन, सिर्फ 20% पूरा का पूरा कलेक्शन का 20% अपने आप मांग रहे हैं, 80% कमीशन मांग रही है। तो ऐसी बातें सुनकर आज बड़ा ही दुख होता है, खेद होता है। जी, हमारा जो विरोध हो रहा है, हमने जो क्या बोलते हैं गोल्फ कार्ट का संचालन का जिम्मा जो हमने लिया मजदूर संघ ने, तो हमारे साथ जो अनुबंध हुए थे, अनुबंध क्या ये सब अभी बर्बरली हुई है एसडीएम महोदय के माध्यम से, युवा पालिका के माध्यम से, कि ऐसी अगर कोई स्कीम आती है तो उसका संचालन केवल मजदूर संघ करेगा, जिसका लाइसेंस होगा वही चलाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ बीच में आ गई है, कंपनी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है। एक उसने अपना एम्प्लॉय रखा है और वो अन्य व्यक्ति को दे रहा है, जिसका पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे हैं। हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर वहाँ रोज जा रहे हैं, उनको गाड़ी की चाबी नहीं दी जा रही है और वो अन्य किसी को दे रहे हैं, जिससे आपस में हमारे मतभेद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अगले बजट की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले इस वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर
वित्त विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग सभी विभागों के बजट खर्च परफॉर्मेंस की भी जांच कर रहा है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। किसी भी राज्य में विकास का पैरामीटर उस राज्य की ओर से पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। अब तक के सरकार के खर्च पर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। बता दें ये आंकड़े 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक के हैं। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो वो इस तरह है। ग्रामीण विकास विभाग, प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़। लोक निर्माण विभाग, प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़। सिंचाई विभाग, प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़। ऊर्जा विभाग, प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़। शहरी विकास, प्रस्तावित बजट 774 करोड़। खाद्य आपूर्ति विभाग, प्रस्तावित बजट 613 करोड़। आपदा प्रबंधन विभाग, प्रस्तावित बजट 596 करोड़। पेयजल निगम, प्रस्तावित बजट 572 करोड़। अपने प्रस्तावित बजट में से अधिक बजट को रिलीज कराकर और उसे खर्च करना यह माना जाता है कि वह कार्य पूरे हो गए हैं और बजट खर्च हुआ है, यानी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा बजट रखने वाले विभागों में बजट खर्च के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले विभागों की बात करें तो वो इस तरह है। बजट खर्च में टॉप 5 परफॉर्मर। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 62.84% बजट खर्च किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 98.51% बजट खर्च किया। शहरी विकास विभाग ने 64.48% बजट खर्च किया। कृषि विभाग ने 64.12% बजट खर्च किया। खेल विभाग ने 92.40% बजट खर्च किया। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। वहीं वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में काफी लो परफॉर्मर है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है। विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 26% खर्च हुआ है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप रावलकर ने बताया कि इन दिनों आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर एंड हमारा हो गया है, मतलब क्वार्टर 3 खत्म हो गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, और इस दौरान जो हमारी व्यय की जो स्थिति दिख रही है वो पिछले गत वर्ष से काफ़ी अच्छी है। उसमें राजस्व में हम लोगों का जो राजस्व बेसिकली वो व्यय होता है जिसमें आपको सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मेंटेनेंस के एसेट्स वगैरह है, इसमें आप जो भुगतान करते हैं उसमें लगभग आपका 33,000 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है। और जो कैपिटल व्यय जिसके चलते हम लोग विविध एसेट्स बनाते हैं, निर्माण करते हैं,
वो भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है राज्य सरकार का, क्योंकि उसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। उसमें हम लोगों का 5,900 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों का 39,000 करोड़ से अधिक का व्यय अभी आज की डेट में हुआ है। और ये हमारी पिछली इसकी तुलना करें तो लगभग हम लोगों का ये 7-8% जो है अधिक है उससे। तो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अभी हम लोगों के पास और एक क्वार्टर बचा हुआ है और एक तिमाही बची हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट खर्च को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कौन सा विभाग अपने बजट खर्च के परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है। तो वहीं जो विभाग अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अच्छे से खर्च नहीं कर रहा, उसके आगामी आने वाले बजट में कटौती की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं। चाहे हमारे अधिकारीगणों, बीच बीच में मैंने भी बैठकें ली है, समीक्षा की है और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा। यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी, यानी उनको जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं बजट के लिए, तो फिर उस पर हम लोग भी विचार करते हैं। ये बार पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे। वित्त मंत्री और वित्त सचिव के अनुसार आगामी बजट में विभागों का बजट परफॉर्मेंस का काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी बजट वित्त विभाग कैसे तय करता है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो बजट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जारी हैं और जल्द ही प्रदेश का बजट जारी किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।